खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। हमें ज्वाइन किया है जनाब शेख वकास अकरम साहब, पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं। मैं कुछ खबरें और रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, फिर स्ट्रेट उनकी तरफ जाके रहनुमाई लेते हैं। बानी पीटीआई साल जेल में रहेंगे और वाबडा साहब इस किस्म की पेशन गोइयाँ करते रहते हैं। और फिर ये एक आर्डील जिससे एक पीटीआई गुजरी है, इज़ देयर एनी एंड टू इट? कैसे देख रहे हैं? और फिर क्या कोई एक और तहरीक की बातें हो रही हैं ईद के बाद या अपना रमज़ान के बाद? इस हवाले से बात करेंगे। और बड़ा पहले हम सोचते थे और सुनते थे कि जो क्राइम है वो गुर्बत में पलता है और यकीनन पलता भी है, मगर अब हाई सोसाइटी के क्राइम्स जो हैं इस हवाले से एक बड़ा अहम और सेगमेंट होगा हमारा। और इसके साथ ही सोलर पैनल पर क्या टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। कहा जा रहा है अवैस लगारी साहब के नहीं किया, मगर वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक बचाया गया है, वो गरीब आदमी की यानी जो कीमत है बिजली की उसमें कमी का बायस क्यों नहीं बन रहा। और यूक्रेन की बात करेंगे कि आलमी ताकतें कैसे कुर्बानी का बकरा बनाती हैं। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, हुजूर, थैंक यू वेरी मच। शेख साहब, डू यू सी एक बड़ी तवील और प्रोलॉन्ग्ड और एक जिसे आप कहते हैं ना प्रोटेक्टेड एक कॉन्फ्लिक्ट बन गई है हमारी सोसाइटी में और समाज रुका हुआ और स्टेल मेट है? हाउ डू यू लुक एट इट एंड आप क्या फोरसी करते हैं कि अब तो ये कहना मुझे क्लीशे लगता है कि यार को वाया मीडिया यार कुछ ये आगे बढ़े। आप कैसे देखते हैं? मरकज़ी रहनुमा हैं और ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं और आपकी एक्सेस बानी पीटीआई तक भी है। जनाब शेख साहब। देखिए सर, हम तो ये समझते हैं कि खान साहब के पास ये ऑप्शंस होते हुए भी कि वो किसी वक्त भी बाहर आ सकते थे, ही ऑप्टेड कि ही स्टे इनसाइड ताकि इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से वो कुर्बानी जो है वो दुनिया को नजर आ सके। जहाज मंगा लेना, जैसे कतरी जहाज आते रहे और साहब का वज़ीर आज़म बैठ के जाते रहे, ये एक ऐसी ऑप्शन है जो हर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के पास होती है, कोई ना कोई बेल आउट करने के लिए तैयार होता है। और खान साहब के तो इंटरनेशनली दोस्त जो हैं वो उनकी तादाद मेरे ख्याल में किसी भी वज़ीर आज़म के दोस्तों से बहुत ज़्यादा है। मगर बात यह है कि वो अपनी कौम के लिए बैठे हैं। उन्होंने खुद जिक्र किया 2 ऑफर्स का, एक अटक में और दूसरा यहाँ पे जो दी गई थी बिलवास्ता कि आप बाहर आ जाएं और किसी जगह पे मूव कर जाएं, बट ही रिफ्यूज्ड। सो जब आप हक के साथ खड़े हों, रास्ते कठिन हो जाते हैं, रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, कई दफ़ा सफ़र लंबा भी हो जाता है। मगर ये परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि परेशान हमें उस दिन होना चाहिए जिस दिन उनके चाहने वाले, उनके जानसार, उनके वोटर पीटीआई वाले स्ट्रगल छोड़ देंगे। वो दिन हमारे लिए परेशानी का दिन होगा। आप ये देख लें कि मुसलसल पे दर पे हर महीने मुख्तलिफ इवेंट हो रहे हैं, होते रहे हैं। बहुत हमारे लोगों ने देखें सर, अब तो बात बहुत आगे चली गई है। लोग तो सिर्फ जुलूस निकाल के बहुत बड़े हीरो बन जाया करते थे। यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है जिसके लोगों ने शहादतें दी है 26 को, हजारों की तादाद में असीर हुए और आज भी 2000 से ज्यादा असीर जो है पिंडी और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जेलों के अंदर मौजूद है। लाहौर के अंदर हमारे 9 मई के लोग अभी तक मौजूद हैं। हमारे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से लेकर मियां महमूद रशीद। लेकिन शेख साहब, पीटीआई के जो कायदीन हैं ये पहले दावा करते आए हैं कि बानी पीटीआई जो हैं वो जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि अगले 10 माह भी वो जेल में हैं और जो अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी नहीं लग रही। और जो खबर आई है अदालत से वो ये आई है कि अब वो अदालत नहीं रही जो रात को खुल जाती थी, अब तो अदालत जो अपीलें हैं वो टाइम पे लगेंगी। तो क्या कोई बातचीत चल रही है या सिर्फ अदालतों पर इन्हिसार है? कोई बातचीत नहीं चल रही सर, और हमारा इन्हिसार अदालतों पे ही है। और हम कोई मिलिटेंट पार्टी कोई नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं। 26वीं तरमीम को बुनियादी तौर पे हमने चैलेंज ही इसीलिए किया हुआ था, इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे, और वो भी कोर्ट के अंदर चैलेंज हुई है हमारी तरफ से। इन्होंने अपनी मर्जी के जजेस लगाए हैं, ये कंट्रोल करना चाहते हैं। दे हैव इंश्योर्ड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर जो है जुडिशरी थ्रू दिस 26th अमेंडमेंट, जो हमारा वफ्द अभी खान साहब के हुक्म से जाके मिला भी सही चीफ जस्टिस को, उन्होंने भी उनको वाज़ेह तौर पर यह बताया है। रह गया वड़ा इन सीरियस तुसी ना लिया करो। ये वो लोग हैं जिनकी कोई पार्टी नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिक्स वो नहीं है। खान से इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज किया, उसके बाद खान को डिच किया। और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, आपने अभी 26वीं आईनी तरमीम की बात की है। एक खबर ये आई थी जेल से कि बानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम में जिन अरकान ने हिस्सा नहीं लिया था उनके खिलाफ कार्रवाई का कहा था, और कहा था कि और एक कमेटी भी बनाई थी असद कैसर साहब की सरबराही में। 1 माह होने को है, क्या कोई कार्रवाई हुई है, होने वाली है,
या क्यों फैसला हो चुका है कोई इस हवाले से? कमेटी बना दी गई है सर। कमेटी अभी 10 से 12 दिन पहले बनी है, क्योंकि असद कैसर साहब उसमें इन्वॉल्व हैं और जो नया ग्रैंड पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस हम शिप अप करने जा रहे हैं अपोजिशन के हवाले से, वो उसमें उनकी मसरूफियत है, जिसके बायस कमेटी का इजलास नहीं हो पा रहा। बट मैं आपको इशोर कर रहा हूँ कि इनमें से 5 MNAs और 2 सेनेटर्स हैं। आ गया है उनका शो कॉज नोटिस का जवाब बॉसों का आ गया है। कमेटी जिससे मुतमिन होगी वो उसको रिकमेंड कर देगी, और जिनको वो बुलाएंगे और उनसे मुतमिन नहीं होंगे उनके जवाब से, वो खान साहब को रिकमेंड कर देंगे कि हम इन्हें आप यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। क्योंकि पार्टी से निकालना या पार्टी में रखना ये मेरा या किसी कमेटी कमेटी का इख्तियार नहीं है। खान नहीं पार्टी के खान नहीं फैसला करना है, वो सर जल्द हो जाएगा, क्योंकि लोग अब इस पे काफी वो हो रहे हैं, मगर हमारे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वो चीजें थोड़ी सी बैक बर्नर पे है, बट हो जाएगा। ये कमेटी बनाने का 12 दिन पहले मकसद यही था, और असद कैसर साहब इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे, और जो बाकी 2 दोस्त हैं, सिर्फ असद कैसर साहब अकेले नहीं है, 3 लोग हैं। ये तो बात ठीक है शेख साहब के खान साहब जो हैं जिसके भी पीछे खड़े हों वो लीडर बन जाता है और उनकी पॉपुलैरिटी भी है। लेकिन अब एक जो खबर और आ रही है कि भाई आपके पास ज़ाहिर है यू हैव द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, क्या प्लान्स हैं, क्या इस बारे में आप सोच रहे हैं? क्योंकि इससे पहले बड़े तल्ख तजर्बात हुए, 1 बंदा था, 2 बंदे थे, कितने बंदे थे, जो भी जाने अगर ज़ाया हों तो वो तो तकलीफ़ का बायस ही होती हैं। तो ये खौफ भी अवाम इसमें भी मुब्तला है। अगर आप जाते हैं ऑल आउट तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रही है, तो इसके बावजूद हैव यू डिसाइडेड टू गो ऑल आउट फॉर प्रोटेस्ट? देखिए, पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। खान साहब ने डायरेक्शंस दी हैं। अगर आपने देखा होगा कि रमज़ान गुजार की ईद के बाद जो है एक मुल्की एहतजाज होगा, मगर उसमें उस हवाले से हम अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की बड़ी इस वक्त जो है वो वजन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये इत्तफाक़ात जो है जो हमसे कंसेंसस पे मुश्तरका एलान ये इशू हो रहे हैं, ये इत्तेहाद में तब्दील जब होते हैं तो फिर हम रमज़ान के बाद हमारी ख्वाहिश ये होगी कि अगर हम कोई इस किस्म का जो खान साहब का हुक्म है कोई एहतजाज करते हैं तो ये लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड हों। इसलिए इनके ऊपर जो है वो इस वक्त हम मेहनत कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो शख्स जो प्रो डेमोक्रेसी है, प्रो ह्यूमन राइट्स है, प्रो रूल ऑफ लॉ है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो करना चाहता है। अब आप उसके हवाले से देखेंगे 26-27 को इस्लामाबाद में हम एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं जिसके यही मज़बरात है कि रूल ऑफ लॉ, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों चीज़ों को ज़हन में रखते हुए पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज ऐसे बनाई जाए कि पाकिस्तान को एक सिमत दी जा सके। उस हवाले से सेमिनार है, उसमें बहुत सी पार्टीज शामिल होंगी, बहुत सौ को दावत दी जा चुकी है। तो सर मुख्तलिफ इवेंट्स हैं और अल्टीमेटली ऑब्वियसली हम सियासी लोग हैं, असा पुरअमन एहतजाज सड़क ते ही करना जी, और असी घरां दे विच बैठ के नहीं कर सकते ना, तो जावांगे इंशाल्लाह ताला। शेख साहब एक रिपोर्ट आई है, इंक्वायरी रिपोर्ट आज सामने आई है 9 मई के हवाले से, और उसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई 9 मई के तशद्दुद के वाक़यात के मनसूबाबंदी में बराह रास्त मुलव्वस हैं, और उसमें परवेज़ लाई और शाह महमूद कुरैशी का नाम शामिल नहीं है। और साथ साथ जो है वो ये अगर इसके अलावा अली अमीन गंडापुर जो है उनके समेत कई लोग जो है उसमें मौजूद हैं। क्या अगर ये इसका फैसला आ जाता है, 9 मई का केस जो है वो अदालतों में चल रहा है, GHQ हमला केस अदालतों में चल रहा है, इसका फैसला आ जाता है और खिलाफ आता है, रिपोर्ट तो फिर सीएम KPK भी मुल्ज़म है, तो क्या KPK की हुकूमत पर शेख साहब पूछ रहे हैं कि मियां साहब ये रिपोर्ट किधर से आई है, ये क्या ये यहाँ जी ये डॉन की खबर है? ये शेख साहब निगरान हुकूमत के दौर की रिपोर्ट है और ये काबीना में पेश की गई है। देखिए बात यह है कि इस किस्म की रिपोर्ट्स जो है वो तो PDM की हुकूमतें घर में बैठ के बनाती हैं, किसी डिप्टी सेक्रेटरी ने घर में आके बड़ा बनून छड़ी हुई। ये जो इस किस्म के जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ना, उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस होती है, क्रॉस इन्वेस्टिगेशंस होती है, क्रॉस क्वेश्चंस होती है, बंदे बुलाए जाते हैं, उसके बाद रिपोर्टें जो है उनके कोई सोर्सेज होते हैं। ये सारे मुखालिफ सन जिस पार्टी ने साढ़े सैकड़े झूठे पर्चे दे देते, दहशतगर्दी तो लेके इंसाइटमेंट अगेंस्ट द स्टेट तो लेके साइबर से लेके कत्ल तक, और पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस किस्म के पर्चे झूठे हम सैकड़ों की तादाद दी।
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ठीक होएगी। जैसे इनके पर्चे झूठे हैं वैसे इनकी रिपोर्टें भी झूठी। अच्छा, so you are confident कि these reports hardly make any लेकिन absolutely nonsense sir, absolutely nonsense है। लेकिन एक शेख साहब, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बड़ी, वैसे तो हमने बहुत कुछ देखा इस मुल्क में, 11-11 12-12 साल मार्शल लॉ भी लगते रहे। अब एक जमहूरी किस्म का एक ऐसा सेटअप है जिसको क्या नाम दें ये समझ में नहीं आता। लेकिन ओवरऑल में जब देखते हो पॉलिटिकल वर्कर्स से, बहुत से पॉलिटिकल वर्कर्स आप कैसे हैं कि जो बड़े बड़े पुरउम्मीद नज़र आते हैं, कुछ हमसे छुप छुपा के बात भी कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पीपल एट लार्ज हैं वो बड़े बेजार लगते हैं इस सिचुएशन से, उनकी हालात ख़राब हैं। तो ये और वो कभी रोज़ खबर सुनते हैं बैकडोर राब्ता हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा है, और आखिर में 0/0। शेख साहब, सर वो वजह है ना कि बैकडोर राब्ते होते नहीं है ना, कोई इस किस्म की एंगेजमेंट नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आज भी जो खान साहब से मुलाकात हुई है ना, खान साहब ने एक चीज़ में वाज़े कन्वे किया है कि कुछ देर तक हमारे ऑफिशियल हैंडल उसको चला देंगे कि सिर्फ जो पार्टी के जिम्मेदारान हैं जो गुफ्तगू कर सकते हैं इस हवाले से वही करें। इतने एवरी जी मियां साहब पे हर आदमी बैठ के बात करता है, क्रेडिबल सोर्सेज नहीं होते। जी शेख साहब, मैं सवाल मेरा ये है कि ईद के बाद एक बड़ा इत्तेहाद जो है वो बनने जा रहा है, और इत्तेहाद में जो है वो ये कहा जा रहा है कि बड़ा इत्तेहाद अपोजिशन का बन के और एक तहरीक शुरू की जाएगी जो ईद के बाद होगी, रमज़ान के बाद। क्या मौलाना फजलुर रहमान उस इत्तेहाद में शमूलियत बाकायदा तौर पर इख्तियार कर रहे हैं, और अगर वो उस इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे तो क्या सरबराही मौलाना फजलुर रहमान को ही दी जाएगी या कोई सरबराह जो है वो कोई और होंगे और मौलाना फजलुर रहमान मान लेंगे? ये मौलाना मान लेंगे या नहीं मान लेंगे, ये सवाल तो तुझे उन्होंने को पूछना। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है मैं वो आपको बता देता हूँ। बिल्कुल हम इस तहरीक को, इसकी हैयत को फाइनल करेंगे रमज़ान के दौरान ईद तक, और हम बिल्कुल वो तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं। मौलाना साहब जो है उनसे इत्तफाक हमारा हो गया है, उस इत्तफाक की रूह से एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है जिसमें हमने फ्रेश इलेक्शन मांगा। हमारी ये बड़ी ख्वाहिश है कि वो इत्तफाक जो है वो इत्तेहाद में तब्दील हो जाए, उस पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगर ऐसे हो जाता है तो कौन इसको लीड करेगा? हम इसमें मेजर पार्टी है, मेजर स्टेक होल्डर है, मगर जब आप इस किस्म के इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं आप अकेले फैसला नहीं करते हैं, तो इसमें मुश्तरका फैसला किया जाएगा। हम खान साहब से उस हवाले से डायरेक्शन लेंगे और खान साहब की गाइडेंस की रोशनी में इस इत्तेहाद को हर कीमत पे आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम, पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हमसे बात कर रहे थे। एक बहरहाल अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, एक स्टेलमेट की सिचुएशन है, इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई भी खुश नहीं है ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ द डिवाइड। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, और ये जो जुर्म की दुनिया में जो एक नई तारीख रकम हो रही है इस पर हम ज़रा बात करेंगे, ज़रा डिफरेंट एंगल से, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियां साहब, ये फरमाइए कि दो स्टोरीज़ हैं। एक तो दो स्टोरीज़ मुझे मिली, एक तो हम देख रहे हैं जी, ये खबर ये आ रही है कि सोलर पर टैक्स लगाने का फ़ैसला किया जाएगा, मगर साथ ही अवैस लगारी साहब ने कहीं ये स्टेटमेंट भी दी है कि जी ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है। बहरहाल कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये उन्होंने मितफल तसल्ली दी है या वाकई ये होने जा रहा है? देखिए काजी साहब, कल कायमा कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने यह कहा था कि सोलर पर ना टैक्स लगाया है ना लगाने का इरादा है। लेकिन आज वफाकी मुतसब टैक्स का एक फ़ैसला आया है उन्होंने लिखा है कि जो सोलर नेट मीटरिंग वाले सार्फिन हैं उनकी वजह से 9 अरब 38 करोड़ रुपए का नुकसान कौमी ख़जाने को हो रहा है। इसलिए जितनी भी जो तकसीम कार कंपनियां हैं जिसमें के इलेक्ट्रिक भी शामिल है जो कि कराची के सार्फिन के लिए बिजली फराहम करती है, वो तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियां ऐसे तमाम सार्फिन जो सोलर नेट मीटरिंग वाले हैं उनसे बिजली की सप्लाई पर 18% GST वसूल करें। और ये कहा गया है कि GST की वसूली जो है वो यकीनी बनाई जाए। अब GST जो टैक्स है ये बजट का टैक्स है और बजट में ही लगेगा, उससे पहले ये डायरेक्ट टैक्स लग नहीं सकता। हुकूमत के पास तो 2-3 तजावीज़ थी। वो एक तजवीज़ ये थी कि जो सोलर नेट मीटरिंग है इसको ग्रास मीटरिंग में तब्दील कर दिया जाए,
या इसके निर्ख जो हैं वो कम कर दिए जाएं, इस पर टैक्स ना लगाया जाए। और निर्ख कम करने के हवाले से ये तजवीज़ थी काजी साहब के इसके निर्ख जो हैं वो पहले 19 रुपये 38 पैसे फ़ी यूनिट हुकूमत जो है वो नेट मीटरिंग वालों को अदा करती है। अब ये तजवीज़ ये थी कि बजट के अंदर ये शामिल कर दिया जाए कि जो नेट मीटरिंग वाले हैं उनको 11 रुपये फ़ी यूनिट तक जो है फिक्स कर दिया जाए या ग्रास मीटरिंग पर ले आया जाए। ग्रास मीटरिंग ये होती है कि जितने यूनिट आपने कंज्यूम किए और जितने यूनिट आपने एक्सपोर्ट किया, अच्छा, आप कितने का मिलेगा करके जो है वो आपको जो है वो बिल आ जाएगा। ये सब आप कितने का मिलेगा? अब देखें काजी साहब, अगर ग्रास मीटरिंग या इसके जो है इसके निर्ख कम कर दिए जाते हैं तो फिर जो सार्फिन हैं नेट मीटरिंग वाले उनको यूनिट 11 रुपये का मिलेगा। अगर उस पर 18% GST लग जाता है तो फिर ये यूनिट की कीमत जो है वो हो सकता है कि 7 रुपये फ़ी यूनिट तक आ जाए। अब GST जो है वो हुकूमत ने लगाना है, वफाकी मौसम का फैसला जो है वो चैलेंज भी हो सकता है और वो चैलेंज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा। लेकिन ये चैलेंज कौन करेगा? ये चैलेंज हुकूमत करेगी या डिस्कोस करेंगी? डिस्कोस तो पहले कहती हैं कि नेट मीटरिंग से हमारा नुकसान हो रहा है और हमें पेमेंट देनी पड़ रही है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कोई इसको चैलेंज करेगा, इसको लागू ही होगा। देखें, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, एप्टमा की भी एक स्टेटमेंट आई है कि जनाब ये इस बिजली पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। साथ ही आज मैं डान बहुत बड़ा अखबार है, उसकी कोटेबिलिटी भी है, उसने लिखा जी 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ हमने बचा लिए हैं, मगर कहाँ बचाए हैं? कोई क्या आपने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को टैक्स बिजली की कीमत में कमी की है? इधर आप इजाफे की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो मुझे लगता है कि कोई एक फ्री फॉर ऑल टाइप चीज़ है, लूट सेल वाला कोई मामला लगता है। और ये कोई नहीं है, इनको ना कोई पूछने वाला है और ये समझते हैं भाई अब ना कोई इलेक्शन है, ना कोई गाल, ना कोई बात, ना हमें किसी से थ्रेट है, सब जो है हम हमारा वेंटिलेटर हमें बचाए रखेगा। ये तस्वीर जा रहा है अवाम में मियाँ साहब, और फोरेंसिक ऑडिट भी नहीं हुआ। इसमें जो IPPs के हवाले से आपने बात की 1.5 बिलियन डॉलर नहीं रुपए की रुपीस की, वो असल में 1500 अरब रुपया ये बनता है। ये कल वजीरे तवानाई ने ही बताया है, वहाँ पर मामले खसूसी तवानाई जो है मोहम्मद अली वो भी मौजूद थे कायमा कमेटी में। उन्होंने बताया है कि 8 के पावर प्लांट्स के मुआहदे खत्म हो गए, 411 अरब रुपए बचे हैं, 15 से बातचीत चल रही है, 922 अरब रुपए जो है वो बचेंगे, 45 से बातचीत जो है वो भी चल रही है पावर प्लांट से, और 8 जो हैं वो पावर प्लांट से किसको बचे हैं मियां साहब? पाकिस्तान के अवाम को तो नहीं बचे हैं, किसी को जाती तौर पर बच गए हैं ये पैसे। काजी साहब मैं यही बात बताने लगा हूं, 1500 अरब रुपए काजी साहब हुकूमत को बचे हैं। हुकूमत कहती है कि 11 रुपए फ़ी यूनिट तक बिजली कम होने का इम्कान है, लेकिन दूसरी ग्राउंड पर यह है कि 100 फैक्ट्रियां, सर कोई इम्कान नहीं मियां साहब, में से शर्त लगाने कोई नहीं करनी। पहले जो है 11 रुपए फ़ी यूनिट, उसमें सर IMF का जो वफ्द आएगा उसको मनाया जाएगा, अगर वो मान गया तो हो जाएगी। क्या गीत गा के मनाया जाएगा जैसे फिल्मों में मनाया जाते हैं? जो है 100 कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, इस तरह मनाया जाएगा काजी साहब। जी बिल्कुल इस तरह मनाया जाएगा, लेकिन काजी साहब जो सूरत हाल बड़ी गंभीर है। इस वक्त 100 टेक्सटाइल मिल जो है वो बंद हो चुकी हैं। टेक्सटाइल मिल्स जो हैं उनका कहना है, जो एप्टमा है उनके चेयरमैन का कहना है कि जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको जो टैरिफ मिल रहा है वो 60 से 70 रुपए फ़ी यूनिट का मिल रहा है, और जो उनको गैस का यूनिट मिल रहा है वो 1100 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए फ़ी MMBTU कर दिया है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर यही रजीम, यही मामला रहा, यही सूरत हाल रही तो ये 100 नहीं 1000 जो मिल्स हैं वो बंद हो जाएंगी, लाखों मजदूर जो हैं बल्कि खानदान बेरोजगार हो जाएंगे। हुकूमत के सामने ये जो कल डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे शो में थे, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे बता दिया कि आवाम की जेब से पैसा निकाल के कार्टल्स को डालना है। अच्छा भाई हो जाएगा, कर देंगे, फ्यूचर टेंस चल रहा है ना, 70 साल से फ्यूचर टेंस चल रहा है, और फिर ये कि जो है इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। और अभी ये आज कह रहे हैं जी कि हमने वो भी बंद कर दिए, वो भी बंद कर दिए, 1 रुपया बिजली आपने कम नहीं की। आपकी इंडस्ट्री जो है इस वक्त आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। आपके 25,000 बड़े सरमाएदार बकौल नैब के यहाँ से हिजरत करके भाग गए हैं, और बाकी जिसको मौका मिल रहा है, जिसमें कोई थोड़ा सा वीज़ा है और थोड़े से पैसे हैं और थोड़ा सा मतलब है कुछ है, वो यहाँ से निकलने के चक्कर में। तो ये तो मुझे लगता है कि जैसे ये कोई एक तने मुर्दा है, इसमें से कोई बोटी मोटी निकाल के, तो इनको जल्दी बड़ी है।
ये नाकिस हुकूमती पॉलिसियों के बाद 100 टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके हैं। चेयरमैन एप्टमा कह रहे हैं मसला कैसा पोटेंशियल का नहीं है, पोटेंशियल मौजूद है। आज भी जो है तेल और गैस के ज़खायर बरामद हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि तेल और ज़खायर के बड़े ज़खायर जो हैं वो बरामद होने वाले हैं। और ये भी आज की खबर है कि OGDCL ने चिन्योट से एक लोहा निकला था, वो किधर है वो तेल का इजाफा किया है। सिर्फ कौन सा शहर था वो, कौन सा शहर था जहाँ से खबर आई है आज? सोना निकला था। सोना किधर गया वो, किस जगह से निकला था? वो एक शहर इधर पंजाब में ही है, वो निकला सोना। वो इन्हों ही निकलता है जब निकलता है। मियां साहब कैसा अटक की बात हो रही थी, अटक में 26 लाख तोले सोना का वो बताया गया था। लेकिन ये चीजें हैं जरूर, लेकिन इसको जो है इनिशिएटिव कौन लेगा? और ये हुकूमत कह रही है कि हम उड़ान पाकिस्तान के जरिए या जो SIFC है उसके जरिए जो है इस तरफ जा रहे हैं। तवानाई के शोबे में बड़ा काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कई ब्लॉक्स जो हैं 41 से ज्यादा उनका ऐलान हो चुका है ऑनशोर ऑफशोर। नहीं, जिस वक्त तक कोई कंक्रीट बात नहीं होती, कोई हमें पता नहीं चलता। ये सारे लोग आते हैं, आज सोना निकल आया है, आज तेल निकल आया है, जब निकला इन्हीं का तेल निकला या आवाम का निकल गया। यानी जो असली तेल माल बनाने वाला है वो तो इनको निकलता है, आवाम का तेल निकल रहा है। हैं जी सर, वजीर पेट्रोलियम ने दावा किया है, मुसद्दिक मलिक साहब ने उस दिन में खिताब करते हुए दावा किया है कि हमने पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोलियम की फील्ड में हमने बहुत जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। और ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल और गैस के ज़खायर बहुत बड़े निकलने वाले हैं, इसमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और ये इतने बड़े ज़खायर हैं कि तो आप और मैं और अरशद अब्बासी साहब ये शो कर चुके हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हम मिनरल्स के एक बहुत बड़े ज़ख़ीरे के ऊपर बैठे हुए हैं। मगर क्यों निकालें? ऑयल कंपनियों को क्या होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को क्या होगा? पता करें ना किसके पास कितने के जो हैं अपना लाइसेंसेज हैं। कोई नहीं करेगा मियाँ साहब। बात यह है कि डेवलपमेंट करना, इनको क्या जरूरत है डेवलप करने की? जब इस मुल्क को पसमानदा रख के पहले हमने एक रिपोर्ट सामने लाए थे, मंजर-ए-आम पर लाए थे, जिसके मुताबिक कायद साहब ये कहा जाए, उस रिपोर्ट के मुताबिक और उसमें बाकायदा तौर पर सबूत दिए गए थे कि पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर, रकबे के अंदर तेल और गैस के इतने बड़े ज़खायर हैं कि हमें सऊदी अरब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब से ज़ायद के ज़खायर यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी कसूर की पट्टी से लेकर राजस्थान जो इंडिया है उस तक जो है वो इसके बॉर्डर की पूरा जो ऑयल और गैस है। मैं कह रहा हूँ ये मेरी बात सुनना, फेरी टेल्स की क्यों निकालेंगे? वजह क्या इस मुल्क को तरक्की देना इन्होंने अपनी जाती तरक्कियां करनी थी, वो कर ली। मेरा मतलब है मियां साहब, मैं तो आपको समझाऊं, लेकिन एटलीस्ट मेरा ख्याल है तरक्की होगी। हम कुछ और बात तो कर नहीं सकते, मगर हम सबज बाग प्लेटफॉर्म पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। सॉरी मियां साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। कैकड़ा 1 में जो ज़खायर थे तेल और गैस के, वो कितने बड़े थे? और नंदीपुर को मरोड़ के खा गए सारे। उनको क्यों कैप कर दिया? यही थे ना, वारी वारी नंदीपुर इन्होंने किया था ना, ये करेंगे? नेवर। और मैं आई एम सॉरी, आई एम साउंडिंग वेरी वेरी पेसिमिस्टिक, बट एज लॉन्ग एज दीज पीपल आर इन प्लेस, प्लीज हमें आवाम को कोई सबज बाग नहीं दिखाने चाहिए। लेकिन यह बात दुरुस्त है मियाँ साहब की कि यहाँ इतना पोटेंशियल है कि कोई बंदा सोच नहीं सकता, मगर इन्हें कोई तहरीक नहीं हो सकती, क्योंकि जब इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किए बगैर सईद काजी को मोटे माल मिल रहे हैं तो वो इतनी तकलीफ क्यों करेगा? एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, क्राइम पे बात करेंगे, यूक्रेन का को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हमने अपने इंट्रो में कहा था कि हमारे साथ नईम मुस्तफ़ा साहब होंगे, इंतहाई नुमाया नाम क्राइम रिपोर्टिंग में, और बड़ी अंदर की स्टोरी रखते हैं। बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब। नईम मुस्तफ़ा साहब, एक तो हम बात करेंगे ये आमिर के कत्ल के बारे में, और दूसरा ये कि एक तसलसल से हम देख रहे हैं कि बड़ी इशराफिया के लोग, कोई अपनी बीवी को मार रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड का गला काट रहा है। आमतौर पर तो हम गरीबों पर इल्ज़ाम लगता था कि हम ज़्यादा जराइम करते हैं, ये नया ट्रेंड है। और ये क्या, और ख़ास तौर पर इसका मुस्तफ़ा आमिर का क्या मामला है? इसमें सुना है कुछ ऐसे लोगों के नाम भी है कि हम ले नहीं सकते। बात यह है कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल ने कई ऐसे बाब वाह किए हैं जो इससे पहले सुनने में नहीं आता था, यकीन में तो अब भी नहीं आता। अलमिया ये है कि हमारे हमसाए में जो पॉश एरियाज़ है ना, हर इलाके में मारूफ है,
पौश बस्ती है। वो जदीद बस्ती जो है वहाँ के हमसाये को ये इल्म नहीं होता कि साथ वाले घर में क्या है। बिल्कुल। अरमगान जिस घर में मुस्तफ़ा के कत्ल की मंसूबाबंदी हुई, उस घर के हमसायों को तब पता लगा जब पुलिस आके रेड करने अंदर गई और अंदर से फायरिंग शुरू कर दी अरमगान ने। ओह अच्छा। इतने अरसे से जो कुछ वहाँ होता रहा, सितंबर 2024 में इस घर में जो कॉल सेंटर था वो बंद हो गया। उसके बाद वहाँ डिजिटल क्राइम जो शुरू हुआ वो आलमगीर शोहरत पा गया। उसमें 40 नौजवान लड़के लड़कियां जिनकी उम्रें 20 से 25 साल थी, बिल्कुल नौउम्री के बच्चे। वो बच्चे जो जुर्म कर रहे थे उसकी खबर किसी अहले खाना को हो सकती हो, हमसाये में किसी को नहीं थी। पुलिस बेखबर थी, ज़िले इंतज़ामिया बेखबर थी, मुतालिका इदारे बेखबर थे। और मंशियात के जिस कारोबार का धंधा, वहाँ जो धंधा था जो पुलिस ने अपनी तफ्तीश में लिखा मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस में, उससे ये लगता है कि अब आपने जो जुमला जो आपने कहा कि ये जुर्म गुर्बत से, गरीबी से, गरीब बस्तियों से अशराफिया में पहुँच गया है। और वो जुर्म था छोटे लेवल का, चोरी चकारी डकैती, रोटी दाल पानी की। अब जो जुर्म है ना वो एक हैबिट है। और हैबिट है, देखें जो मंशियात फरोश होता है ना, वो पहले मंशियात नोशी पे लगता है, फिर वो मंशियात फरोशी की तरफ आता है, फिर वो ग्रोह बनाता है, ग्रोह का फैलाव होता है। और जो फैलाव अरमगान के मुकदमा कत्ल जो था इसका आमिर का, उसमें जो चीज़ें सामने आईं, उससे ये लगता है कि यहाँ 40 से 50 अफराद वो थे जिनमें किसी का ताल्लुक़ किसी गरीब घराने से नहीं था। एक ऐसा शख्स नहीं था जो सिर्फ अपनी गुर्बत मिटाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए ये धंधा करता हो। एक बच्ची नहीं भाई, एक सवाल है, एक सवाल है इस हवाले से। आपने बड़े इंकशाफात किए हैं अभी। मेरा सवाल ये है कि इस केस को आपने बड़ा नज़दीक से देखा, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल हो गए, आगे अभी अरमगान जो है, शराज और साहिर हसन ये गिरफ्तार हैं। मेरा सवाल सर ये है कि मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का इनसे क्या ताल्लुक था? क्या ये आपस में इनका जो ताल्लुक था वो तालिब इल्मी का था, ख़ानदानी ताल्लुकात था, कारोबारी ताल्लुकात था? इनके ताल्लुकात क्या थे? आपस में ये दोस्त थे? इनका गहरा ताल्लुक था। ये लोग फैमिली फ्रेंड्स थे। पहली बात, बड़ी तहकीक के बाद मैं बात कह रहा हूँ, 3-4 रोज़ की मुसलसल तहकीक के बाद ये फैमिली फ्रेंड्स थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये कारोबारी पार्टनर थे। ये जो कंप्यूटर मिले हैं 4, वैसे तो वहाँ 80 कंप्यूटर्स थे, 80, 4 कंप्यूटर ऐसे हैं जिन्हें अब तक पुलिस जो है वो बाकायदा सर्च करके उसमें से कुछ निकालने के काबिल हुई है। एक बात, उनमें इनके घर आना जाना एक दूसरे के, और यही वजह है कि 6 जनवरी को जब बच्चा लापता होता है ये आमिर, तो 7 और 8 की शाम तक, यानी 48 घंटे गुजर गए। घर वालों को फिक्र इसलिए लाहक नहीं हुई, गुमशुदगी की रपट तो लिख दी थाने में, मुतल्लका थाने में। गुमशुदगी की रपट के बाद घर वाले इस वजह से मुतशविश नहीं थे कि उनको पता था कि वहाँ जाता है और वापस आ जाता है। अरमगान के यहाँ उसके आना जाना कसरत से था। एक बात, मगर इनके वालिदैन को पता था ये जुर्म कर रहे हैं? इनके वालिदैन को जुर्म का पता था कि नहीं पता था, लेकिन अरमगान के वालिद और दीगर अहले खाना अजीज़ क़ारिब जिस तरह इस केस की कंसंट्रेशन डाइवर्ट कर रहे हैं, और पुलिस के रूप, ये पुलिस की तफ्तीश बता रहा हूँ मैं आपको, एक डीएसपी से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि जिस तरह इसका रंग रूप रवैया जो कुछ सामने आया है ना इस दौरान, उससे ये लगता है कि अरमगान के वालिद को हर चीज़ का इल्म था। एक बात। दूसरी बात यह है कि मकतूल की वालदा वजिया आमिर जो हैं, मकतूल की वालदा ने जो इंकशाफात किए हैं, अदालत में जिस जुर्रत का मुजाहरा वो कर रही हैं, उससे ये लगता है कि उनसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं थी। उनको इल्म था हर चीज़ का कि जी यहाँ इस घर में ये है। अब कंप्यूटर तो 4 हैं जो पुलिस ओपन करने में कामयाब हो गई। एक कमरा था मुकफ़िल, और वो इतना खुफिया कमरा है अरमगान के घर में जो बायोमेट्रिक से खुलता है।
और वो बायोमेट्रिक सिर्फ अरमगान कर सकता है। उसके वालिद ने भी इनकार कर दिया कमरा खोलने से, उसके घर के दीगर अहले खाना ने भी कहा कि हम नहीं खोल सकते। पुलिस जब अरमगान को घर वापस लेके आई गिरफ्तारी के बाद, जब हिरासत में ले लिया, रेड करके फायरिंग हुई, रिटेलिएशन हुई, डीएसपी कांस्टेबल जख्मी हुए, उसके बाद जब वापस दोबारा उसको लेके आई है सर्च के लिए, तब उसने फिंगरप्रिंट से खुलवाया है। ये जब ये खुलवाया कमरा, उसके अंदर से जो कंप्यूटर निकले, उसके बारे में पुलिस का ये कहना है कि जो पुलिस पर फायरिंग की गई उसका मकसद ये था कि अरमगान टाइम गेन करना चाहता था कि वो अपना सारा कुछ जो है, देखिए पहले तो वही सोच के बैठे थे कि अब हमने उसकी लाश ठिकाने लगा दी, गाड़ी को आग लगा दी और वो बलूचिस्तान में है, अब किसी को इल्म ही नहीं होगा। वो तो अपने तौर पर यकीन में थे ना। लेकिन नईम भाई, सवाल ये पैदा होता है, मैं आपकी रहनुमाई आपसे लूँगा ताकि नाजरीन को पता चल सके कि असल मुहर्रकात क्या थे। ये तीनों चारों दोस्त जो थे वे इकट्ठे बैठते थे, इनके कारोबारी टर्म्स भी होंगे और वो ड्रग्स के मामलात भी सामने आए हैं। क्या कत्ल के मुहर्रकात सामने आए हैं कि कत्ल क्यों किया मुस्तफ़ा आमिर को? क्या कोई लेन देन का मसला था, या कोई बड़ा राज था जो खुल गया था या खुलने वाला था, या कोई और मामला था? कत्ल के मुहर्रकात क्या थे, वो सामने आए हैं सर? आपकी मियां साहब दूसरी बात दुरुस्त है। ये ऐसी खुफिया कहानी है जो बहुत कम लोगों तक पहुंची, लेकिन मैं तस्दीक के बाद ये बता रहा हूँ। न्यू ईयर नाइट यहाँ 7-8 साल से मना रहे हैं, 7-8 साल से। इस घर में जब ये बच्चे जवान हुए तो इस घर में न्यू ईयर नाइट की तकरीबात होती हैं। वो महाफिल 25 तारीख के यानी क्रिसमस के बाद, बड़ा दिन जो है, उसके बाद ये शुरू होती हैं और 2-3 जनवरी तक जारी रहती हैं। 31 तारीख की शाम को अरमगान ने अपने मुलाजमों से कहा कि आज, अगर रूटीन में तो आता ही था वो, अगर आज ये आमिर आए तो इसको अंदर नहीं आने देना। उन्होंने इस तकरीब की जो 31 की रात को थी उसकी इत्तला भी नहीं की है आमिर को। जब इत्तला नहीं होती तो 3 लड़कियां और 8-9 लड़के वो इस घर में आते हैं। वो आके यहाँ रहते हैं। वो आमिर फ़ोन करता है, ये फ़ोन अटेंड नहीं करते, ये उसको आमिर सोहेल को, जो भी नाम था उसका, उसको जी मुस्तफ़ा आमिर को जो है ये थोड़ा सा दूर रखते हैं इस तकरीब से। 2 तारीख को एक ख़ातून जो 31, 30, 31 और यकम की शब तीनों रातें जो है वहाँ रहती है, वो अमेरिका में आजकल, वो ये कहती है फ़ोन करके आमिर को कि भाई आप नहीं आए। उसने कहा क्यों नहीं आए, मुझे तो इतला ही नहीं है, मैं तो फ़ोन कर रहा हूँ, आप लोग उठाते नहीं हो। उसने कहा हमें मना किया था अरमगान ने कि तुमने इतला नहीं करनी किसी को, तो इसलिए मैं नहीं आया। उसने कहा, वो कुछ बातें बताती है कि जी ये ऐसा है, अरमगान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तुम्हें भी दूर किया, हमसे लड़वाना चाहता है। ये सारी बातें फ़ोन करता है 2 तारीख की रात को मुस्तफ़ा आमिर अरमगान को कि तुमने मेरे से बड़ी ज़्यादती की, लेकिन तुम्हारा सारा पोल खुल गया है, तुम्हारे बारे में तो बड़ी शिकायतें की हैं बच्चियों ने। उसने कहा किसने की? उसने नाम नहीं लिया। उसने कहा मुझे पता जो शिकायतें तुम्हें कर रही है सब ऐसी। उसने कहा यार तुम्हारे बारे में तो वो कहती हैं ये कुछ नहीं है, कोई एंजॉय नहीं हमने किया, इसके हालात तो बहुत ख़राब हैं। तो वो ये बात सुनता है और सुन के इस पर रंजीदा हो जाता है। फिर वो फ़ोन करता है शिराज को और जो तीसरा बच्चा पकड़ा गया उनको, उनसे ये कहता है कि यार ये क्या मसला है, ये तो सारी लड़कियों ने ये भांडा फोड़ा, तुमने फोड़ा, किसने फोड़ा? उसने कहा कोई नहीं। उसने कहा तुमने किसी ने बात की है ऐसे मुस्तफ़ा आमिर से? उसने कहा हमारी तो कोई बात नहीं हुई। उसने कहा नहीं हुई। अच्छा कोई बात नहीं। वो फिर शिराज को बुलाता है अपने घर। ये 3 तारीख की सुबह को प्लानिंग होती है और ये प्लानिंग ये करते हैं कि अब हम इसे मज़ा चखाएंगे जो इसने मेरी तौहीन तज़ीक की है। वो तौहीन तज़ीक समझता है अरमगान इसको। वो बुलाते हैं 3 तारीख की शाम को, ये वहाँ जाता है 6 तारीख को। 6 को वहाँ जाता है, रूटीन में जाता रहता है, अब 6 को भी जाता है। 6 को वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके शिराज भी मिलता है और दूसरे 2-3 दोस्त भी मिलते हैं। वो मिलने के बाद इसको वहाँ बिठाते हैं। एक लड़की को बुला लेते हैं जिसने ये शिकायत की थी, उनको शक था कि फ़लाने की है, उसको बुलाते हैं। ये झगड़ा हो जाता है। ये लड़की को तशद्दुद करते हैं पहले अरमगान और उसके दोस्त शिराज वगैरह, फिर तशद्दुद करते हैं इसके ऊपर, इस रिवेंज में कि तुमने हमारी तौहीन तज़ीक क्यों की और न्यू ईयर नाइट पे नहीं बुलाया था, तुम इसका बदला लेना चाहते हो। इस पे झगड़ा शुरू होता है और वो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इसे जो है ना रॉड मारते हैं लोहे के, जो पुलिस ने बरामद किया है लोहे का रॉड। अभी बरामदगी नहीं डाली, अभी बरामदगी सिर्फ 3 कंप्यूटर 4 कंप्यूटर्स की डाली है, इस रॉड की बरामदगी नहीं डाली है पुलिस के कब्ज़े में। वो रॉड मारते हैं इसके जॉइंट्स पे, घुटनों पे, शानों पे रॉड्स मार के इसको ज़ख्मी करते हैं और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इसी की गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं।
इस गाड़ी की डिग्गी में डाल के वो मोबाइल पे सर्च, देखिए कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन जो है ना, उसके बड़े माहिर थे अरमान वगैरह सारे। ये वहाँ ज़्यादा 80 कंप्यूटर मिले, इसी काम के थे। वो उस पर डालते हैं लोकेशन, सर्च करते हैं कि देखा ये जाए कि ये कौन सी जगह ऐसी है जहाँ लाश ठिकाने लगाई जा सकती है और हमारे बारे में शक व शुबा ना हो पुलिस को। ये वहाँ से रास्ता लेते हैं हब का, हब के ज़रिए जो है ना ये पहुँचते हैं, एक लसबेला तहसील है वहाँ, और वहाँ की एक चौकी के नज़दीक एक नदी है, नदी के नीचे को 10-12 गज़ के फासले पे एक वहाँ गाड़ी जा खड़ी करते हैं और डिग्गी खोल के उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के उससे कहते हैं दौड़ कर दौड़। नहीं भाई, हाँ जी जी बताइए। एक और पॉइंट है, ये तो बड़ा अंदोनाक कत्ल जो है वो सामने आया है, लेकिन एक और पॉइंट जो है वो आया है, इस पर तस्दीक भी कीजिएगा कि जो साहिर हसन है और अरमगान है, अरमगान उस वक्त नशे में था जब उसको जख्मी किया, ये भी तफ्तीश में आया है। और साहिर हसन के बारे में आया है तो बहुत बड़ा ड्रग डीलर था, बल्कि है वो गिरफ्तार है। उनके जो बयानात हैं उनमें सामने आया है कि इनके पास MDMA नशे का नाम है, और LSD, कोकेन, वेट, आइस, अल्कोहल और पार्टी पिल्स और ज़ोंबी ड्रग, ये नशा ये करते भी थे और ये बेचते भी थे। अब जो क्या इनके वालिदैन को मालूम था कि ये सब कुछ हो रहा है, या सिर्फ उनको ये मालूम था कि इनकी दोस्ती है, आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं? और दूसरा ये कि नाजरीन के जहन में एक सवाल है कि ये जो नशे हैं ये आम वालिदैन को किसी को भी पता नहीं होते, तो फिर अपने बच्चों को कैसे बचाएं? मियां साहब, आपने जितने नशों का नाम लिया इनमें से ये एक भी नहीं करते थे, एक भी नशे के करीब नहीं गए। ये ब्रोकर थे, ब्रोकेज हाउस था बेसिकली, ये ब्रोकेज हाउस था। ये वीड्स एक नशा है, वीड्स, VEEDS, एक पौधे का नाम है। उस पौधे को सिर्फ भी करते हैं, सिगरेट में डाल के पीते भी हैं, पन्नी के जरिए पीते हैं। ये दुनिया में हीरोइन के बाद, आइस के बाद सबसे महंगा नशा है, और इसके कारोबार में जो शख्स इन्वॉल्व हुआ और वो कामयाबी से कारोबार कर गया, वो रातों रात अरबपति बनता है। ये वीड्स का काम करते थे। जो इसका कंप्यूटर नंबर 3 है, पुलिस ने 4 नंबर लगाए हैं, जो 3 नंबर कंप्यूटर है उसमें इस वीड्स की तमाम तफसीलात मौजूद हैं, जो इसने फायरिंग के दौरान, पुलिस के बकौल अरमगान ने फायरिंग के दौरान जिसको डिलीट करने की कोशिश की, उजरत में वो डिलीट नहीं कर सका, पुलिस मौके पर पहुंच गई और वो दरवाज़ा बाद में इसके क्योंकि बायोमेट्रिक से खुलना था, वो खुलवाने के बाद पुलिस ने कब्जे में लिया। उसके मुताबिक वीड्स का काम दुनिया के 8 ममालिक में होता था, जिनमें ये ब्रोकेज हाउस पाकिस्तान का। अगर मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि वक्त खत्म हो चला, नहीं मुस्तफ़ा साहब, आप ये आने वाले दिन में हम बुलाएंगे, क्या इसकी कोई इंटरनेशनल डायमेंशंस भी हैं? गोया वीड तो मैं जानता हूँ अमेरिका में बड़ी लड़ाई है, किसी स्टेट में वो लीगल है, लीगल, हाँ जी, हाँ। तो ये इसलिए फिर इंटरनेशनल कनेक्शन बन रहा है। मैंने आपको बताया कि 8 ममालिक में इनके राब्ते थे, वो पुलिस को सारे कनेक्शन मिल गए। उसके तहत वजिया आमिर ने 2 बच्चियों को बेगुनाह कहा, मेरी डायरेक्ट उनसे बात हुई। वो ये कहती हैं कि जिन 2 बच्चियों के नाम लिए गए वो इसमें शामिल नहीं है, तीसरी बच्ची है। तीसरी बच्ची का नाम उन्होंने अदालत में देना है, लेकिन उस दौरान एक ASI थाना दरख्शां का एक ASI, उस ASI की 40 कॉलें 5 तारीख से 9 तारीख तक, 5 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 दिन उस ASI की कॉलें मिली। उस ASI का कनेक्शन दुनिया के उन 8 ममालिक में था जहां इनका कारोबार की वुसअत थी। एक बात। दूसरी और बात सुने, ये नाम सामने आ जाएंगे अभी। एक बच्ची ऐसी है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े करेंसी डीलर की सगी भतीजी है। बहुत बड़ी खबर दी। पाकिस्तान के करेंसी डीलर की सब, शी इज अ यूजर और द डीलर? नो, शी इज द सप्लायर। ओह माय गॉड। उसका पूरा खानदान, सिर्फ वो नहीं, दे आर ऑल इन्वॉल्व। वो सारे के सारे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उस खानदान का देखें, ये जो फॉरेक्स का काम है ना, वो भी इस घर में होता था। फॉरेक्स का सितंबर 2024 में बंद हो गया। यही नहीं भाई, यही मैं रहनुमाई आपसे चाहूंगा। आपने कॉल सेंटर का भी जिक्र किया, इस कॉल सेंटर में क्या होता था? क्या कोई डिजिटल फ्रॉड हो रहा था और इसके भी कोई इंटरनेशनल कनेक्शन थे? उस सितंबर तक की जो इत्तलात पुलिस को मिली हैं उस डेटा के ज़रिए, उस डेटा में मियां साहब ये शामिल है कि वहाँ से ये लोग अपने गाहक ढूंढते थे। पहले मैंने कहा कि जो शराब फरोश है वो शराब नोश होता है,
जो मंशियात फरोश है वो मंशियात नोश होता है। ये चर्स, अफीम, हेरोइन, आइस, इससे बढ़ के एक स्टेप आगे जाके इन्होंने कारोबार शुरू किया था अक्टूबर में। अक्टूबर से लेके अब तक का यानी 6 माह का तकरीबन डाटा जो है, 5-6 माह का, 5-6 माह के डाटे में जिन ममालिक से इनके रवाबित साबित हुए हैं उन पे पुलिस ने नहीं, एक्साइज ने नहीं, अब ANF ने उनके मॉनिटरिंग करनी शुरू की है, अब शुरू की है। अफसोस किस बात का है, मुझे दुख इस बात का है कि इतने अरसे से ये काम चल रहा है, हमसाये तक को खबर नहीं है। लोकल पुलिस, सोशल क्राइम जो मियां साहब होता है ना, वो पुलिस की क्राइम्स के बगैर, इदारों की मावनत के बगैर नहीं होता। सारे सोशल क्राइम, ड्रग इस सतह पे जा रही है, हम तो आज यहाँ बैठ के दुनिया जहान की हर चीज़ जो है ना वो स्कैन कर लेते हैं, तो हमें इनका डाटा स्कैन करना नहीं भाई, एक और बात आपने बड़ी अहम की थी, मैं क्या चाहता हूँ, बड़े मुतमिन नजर आ रहे थे साहिर हसन को, मैं देख रहा था। और हमने अभी आपने ये बात की कि बहुत से ऐसे लोग मुतहरक हो, लगता ये है कि उन्हें डर ही कोई नहीं है, वो दे थिंक दे आर अनटचेबल। ये तस्वीर आ रहा है, गलत तो नहीं? गलत है ये भाई, दुरुस्त है। आज तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अगर ये हाइप क्रिएट नहीं होती, मुस्तफा कत्ल ना होता तो क्या होता? आप देखिए, मुस्तफा से पहले इस्लामाबाद में उसने मार दिया नूर मुकद्दम को, दोनों कराची के थे, बड़े ख़ानदान के थे, क्या हुआ? सजाए मौत अदालत ने सुना दी, क्या मिल गई सजा उसको? कितने पुलिस मुकाबले पाकिस्तान में साबित होते हैं? भाई, क्या ये केस जो है ये भी मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा या बाकी केसों की तरह ये भी तफ्तीश के मराहल में ही दाखिल हो जाएगा? जितने लंबे, मियां साहब, जितने लंबे हाथ हैं इन लोगों के, मेरा खदशा ये है, एप्रीहेंशन है मेरा, कि ये बिल्कुल नीट क्लीन इसमें से निकल जाएंगे। एक दूसरी बात, उनकी वालदा बहुत एक्टिव हैं, वजिया आमिर जो हैं, आमिर साहब खुद इस बच्चे के वालिद, आमिर शुजा मकतूल के वालिद जो है, गमज़दा वालिद, वो भी बड़े एक्टिव हैं, बीमारी बस्तर इलालत पे हैं लेकिन भी एक्टिव हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, बड़े कानूनदान उन्होंने हायर किए हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, दिन 2 बच्चियों के नाम अरमगान ने और शिराज ने लिए, उन्हें क्यों केस में से निकाला गया? क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया? एक तो अमेरिका में, चले ठीक है, दूसरी जो कराची में है उसे क्यों नहीं बुलाया? उसे पुलिस ने शामिल तफ्तीश तक नहीं किया। लाहौर में बलाज कत्ल हुआ, जो मेज़बान था, जो इकबाल DSP रिटायर्ड मेज़बान था, उसे आज तक शामिल तफ्तीश नहीं किया पुलिस ने। जो बड़े लोग होते हैं, बाअसर होते हैं, सरकर्दा अफराद हैं, उन्हें कोई पकड़ना दूर की बात है, शामिल तफ्तीश भी नहीं करता। अगर ये केस इसी तरह चलता रहा, जब तक मीडिया हाइप क्रिएट कर रहा है, ये जारी रहेगा, उसके बाद वही खामोशी छा जाएगी जो नॉर्मल केसों में होती है। अच्छा, एक और डायमेंशन ये बताइए, नहीं मुस्तफ़ा साहब, आप बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं हमारे, ये बताइए कि जो बुकीज़ का इशू है, जो भी क्रिकेट का सुना है, इसका कोई नया तरीका आ गया, अब ये भी डिजिटल हो गया, सारे का सारा डिजिटल है। जहाँ डिजिटलाइजेशन का फ़ायदे, फ़वाइद और बहुत से अच्छी बातें हैं ना, वहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल गलत बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे हो रहा है कि पहले बुकी थे मलक अशफाक, बिल्ला रामगलिया, नैयर, ये मैनुअल बुक करते थे, इनके पास पंटर होते थे, पंटर, उसे पंटर कहते थे, जो लिखता था कि नहीं मुस्तफ़ा ने 500 रुपये लगा दिया और मियाँ साहब ने 1000 खा लिया, ये था ना। अब ये बैटिंग जो है इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, मोबाइल का ऐप एक ऑन है, वो क्लिक करता है तो नई मुस्तफ़ा का नाम आ जाता है, नई मुस्तफ़ा जो बकवास कर रहा है, कितने पैसे लगा रहा है, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। आधे घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद, एग्जैक्ट 30 मिनट के बाद वो उसको रिकॉल करता है एक बटन पुश करके, और वो सारा कुछ आ जाता है कि फ़लाने इतने लगाए, फ़लाने इतने खाए, इतने लगाए। पेमेंट का मोड क्या होता है? मोड ऑफ पेमेंट उसका ये होता है कि जैसे ही मैच ख़त्म होगा उसके बाद उनको ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा हर एक को कि तेरे ज़िम्मे तेरे ज़िम्मे तेरे। नहीं भाई, अब तो ऐप्स भी आ गई हैं और ऐप्स के जरिए जो है वो भी सुना है कि मैच जो है वो बुक होते हैं और चैंपियन ट्रॉफी भी चल रही है। इसमें भी सुना है बड़े बड़े नाम जो है इसके पीछे पर्दानशीन जो है वो बड़े बड़े नाम है। मियाँ साहब, मैच नहीं बुक होते, हर गेंद बुक होती है, हर खिलाड़ी बुक होता है, हर फील्डर बुक होता है। सो मच सो कि शॉट ऐसी बुक होती है कि इतने फासले पे जाएगी प्लेयर से। डिजिटलाइजेशन जो है ना वो माइन्यूट मॉनिटरिंग करती है, माइन्यूट, माइक्रो। कैसे? एक नुक्ते का फर्क नहीं आने देंगे। अब पहले तो मुकर जाते थे ना लोग, झगड़े होते थे बुक पे, कितने झगड़े होते थे,
और झगड़े ही पुलिस के रेड का बायस बनते थे। अब झगड़ों की जरूरत नहीं है, हर चीज़ मॉनिटरिंग है। अच्छा, फिर एक और बात कि दोनों की कॉल्स उसमें रिकॉर्ड हो रही हैं, दोनों की तस्वीरें रिकॉर्ड हो रही हैं, उनके जेस्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, और दुनिया में एक जगह पे बैठा हुआ शख्स नहीं, 100 जगह पे बैठा हुआ शख्स उनको देख सकता है। मुकर कोई नहीं सकता, पकड़ कोई नहीं सकता। लेकिन जब जिद्दत आ गई हर चीज़ में, हमारे इदारों में जिद्दत क्यों नहीं आई? क्या वजह है, क्यों? मतलब पहले बुक होती थी कि बुक हो रही है बिडन रोड पे, एक पप्पू तेली बुक करता था, पुलिस ने रेड किया, उसने 6ठी मंजिल छलांग लगा दी बिडन रोड से नीचे, आंखों देखा वाकया मेरा, ऊपर से नीचे आ गया वो बुक करते हुए। तो सारी दुनिया ने तस्वीरें बनाने की कोशिश की, मोबाइल तो थे नहीं, तस्वीरें बनाने की कोशिश कुछ की, ऊपर से गिरता दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये मशहूर हो गया प्रिंट मीडिया के जरिए कि पप्पू तेली ने ऊपर से रेड के वक्त छलांग लगा अपनी जान बचा ली। अब तो ना छलांग का खतरा है, ना पुलिस की रेड का खतरा है, आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि आपने उसका कोई एंटीवायरस तलाश नहीं किया। जब तक इसका एंटीवायरस हमारे इदारे तलाश नहीं करेंगे, ये बुक मजीद बढ़ती रहेगी। अब किसी बुखातर की जरूरत नहीं है, अब किसी नैयर की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल पे जो मर्जी कर लें, कौन देख रहा है, कोई पूछता नहीं है। एक दूसरा ये है कि ये जो डाटा निकाला मुस्तफ़ा आमिर का पुलिस ने, ANF ने, ये 1 से 1.5 माह मजीद चलेगा। 1 से 1.5 माह बाद सब पे एक सर्द खाने की जो मोहर है ना वो लग जाएगी। क्यों? वजह उसकी ये है कि हर शख्स की कीमत मुकर्रर है, निर्ख तय्युन है उसका, इतने पैसे इस इदारे ने लेने, इतने इसने लेने। अगर हम ये तहकीक तफ्तीश करें कि कितना अरसा ये जारी रहा काम अरमगान के घर में, कौन कौन से इदारे जिम्मेदार हैं, कौन कौन से फ़र्ज जिम्मेदार हैं, किन बड़ी शख्सियात के नाम पोशीदा हैं, उन पे हाथ डालें, तब कोई नया जो है ना आमिर वो कत्ल होने से बचेगा। और ये बुक की आप बात कर रहे हैं ना, बुक में एक शख्स शामिल नहीं है, बुक में हज़ारों अफराद के नाम मेरे पास हैं जो लाहौर में बैठ के नंबर 2 बुकी, सब बुकी कहते हैं उसको, सब बुकी के तौर पे वो एजेंसी चला रहे हैं अपनी। ये एजेंसियां जब अलॉट हो रही थी तो हमारे इदारे कहाँ थे? आप बिल्डिंग बना लेते हैं, थाना अच्छा बना दें, रैंक लगा दें एडिशनल IG के। ओ भाई, ये जड़ है जो इसको पकड़ें। कज़ाफी स्टेडियम में बिल्डिंग बनाने से पाकिस्तान की टीम अच्छी बन गई, तो हमें। लेकिन नहीं भाई, आपने ड्रग्स की बात की है, ड्रग्स में जो इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे, ये कैसे हो जाते हैं? क्योंकि अब देखने में ये आ रहा है कि सिर्फ ड्रग्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, ड्रग्स बेचने में भी, मनशियात बेचने में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो इन्वॉल्व हो रहे हैं कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स। इसके पीछे मुहरकात क्या हैं? क्या हमारे इदारे जो हैं वो खुद ढूंढना नहीं चाह रहे, या उनकी कैपेसिटी नहीं है? और इसके पीछे बड़े बड़े जो पर्दा नशीन है। मुझे परसों एक फ़ोन आया एक बड़े अफसर का, वो कहता है मैं 30 साल से, मैंने कहा कितने साल से आप कर रहे हैं? कह रहे हैं हम 30 साल से कर रहे हैं, अब आपकी हमें ज़रूरत है। मैंने कहा क्या ज़रूरत है? हमने तालीमी इदारों के बाहर जो है ना और उसके अंदर जो मंशियात फरोशी उसको रोकना है। तो मैंने कहा 30 साल आपने कौन सी जो है ना वो खच मारी है, क्यों नहीं किया 30 साल में काम? भाई नहीं किया। तो मैंने कहा हम क्या हेल्प करें, आप मुझे बताएं कि क्या। हम लोग आदी हो गए हैं मियाँ साहब, एक बात बड़ी अजीब है, हम लोग आदी हैं जाबिर सुल्तान से पूछ कर कलमा हक कहने के। हम अपने तो यह कलमा हक नहीं कहते, हम जाबिर सुल्तान से पूछते हैं यार मैं ये करना चाहता हूँ, कर लूँ? अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जी आप हमारी हेल्प करें, हमने ऑपरेशन करना है तालीमी इदारों के बाहर। अगर नहीं मुस्तफ़ा साहब, एक तो मैं समझता हूँ इतना ये प्रोग्राम रुक ही नहीं सकता था, इसको हम आइंदा भी करेंगे। और जितना इसके अंदर जाके इसकी तहकीक की है, एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया है, मगर हम भी इसको इसी तरह मेनू वन चलाएंगे ताकि शायद कोई बेहतरी का रास्ता निकल सके और हमारी आने वाली नस्लें बच सकें। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।